गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे और यहाँ पर मैं आपको फोर्थ चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। और उसी से हम बहुत सारे अतिलघु या बहुविकल्पीय प्रश्न जो आते हैं उससे सारे हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर जैसे पता है आपको, हमारी जो इकाई है जेनेटिक्स की, उसका चैप्टर है ये। और जेनेटिक्स की इकाई का जो वेटेज है वो है 18 मार्क्स। तो यहाँ पर हम 18 नंबर बिल्कुल पक्के करेंगे अपने। तो यहाँ चलते हैं, देखते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे वंशगति एवं विविधता के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जेनेटिक्स क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं हम आनुवंशिकी। तो जेनेटिक्स जो है यहाँ पर एक शाखा है, यानी कि एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन यानी कि वंशगति और विविधता का अध्ययन करते हैं, भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। अब वंशगति क्या होती है? वंशगति की अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है कि जब आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं उसको बोलते हैं हम यहाँ पर वंशगति, यानी कि हेरिडिटी। अब आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? आनुवंशिक लक्षण वो लक्षण होते हैं जो माता पिता से उनके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो ये आनुवंशिक लक्षण हुए। जो आप देखें यहाँ पर, जो वंशगति है, वंशगति की इकाई जो होती है उसको बोलते हैं जीन। अब जीन क्या होता है? यहाँ पर जीन एक्चुअल में डीएनए का एक खंड होता है। जो डीएनए होता है, जैसे मैं अभी गुणसूत्र बनाऊं यहाँ पर, और गुणसूत्र जो है हमारे, इसमें हमारे गुणसूत्र में डीएनए होता है। ठीक है, तो डीएनए की ही खंड को, इतना खंड अगर मैं देखूं, इसी खंड को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर जीन बोलते हैं। ठीक है, और एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, और जीन का जहां पर लोकेटेड होता है, जीन जहां पर होगा उस स्थान को बोलते हैं यहाँ पर हम लोकस। ठीक है, लोकस वो स्थान होता है जहां पर जीन लोकेटेड होता है। ठीक है, अब जीन के यहाँ पर हर व्यक्ति में आप देखें जीन की दो कॉपी मिलती है हमें। ठीक है, जैसे गुणसूत्र होते हैं हमारे, दो होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो ये मार्कर है तो दो गुणसूत्र हैं। तो जैसे गुणसूत्र पेयर में मिलते हैं, ऐसे जीन भी पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये पेयर कैसे? जैसे गुणसूत्र होते हैं कि एक गुणसूत्र माता से आता है, एक पिता से आता है, तो एक पेयर बनता है। ऐसे ही जीन भी एक पिता से आएगा, एक माता से आएगा, और ये एक पेयर बनेगा। तो जीन हमेशा जो है वो पेयर में मिलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ जीन। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एलील क्या होते हैं। एलील की बात करें यहाँ पर, तो एलील जो होता है वो किसी भी जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है वो एलील कहलाती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक गुणसूत्र है कोई। ठीक है, गुणसूत्र जो है यहाँ पर एक जोड़ा है, इस पर एक ये कैपिटल टी मतलब जो है ना यहाँ पर एक जीन है, तो इसी का यहाँ पर फॉर्म होगी स्मॉल टी हो सकती है जैसे, या फिर यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल टी है तो यहाँ पर भी कैपिटल टी हो सकता है। तो ये एलील है, इसके ये फॉर्म है, इसके अल्टरनेटिव फॉर्म एलील की, ये हमारे जो है गुणसूत्रों पर ही पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो एलील, अगर इसकी बात करें यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हो जाएगा हमारा कैपिटल टी। तो ये जो होता है ये किसमें होगा? जो विषम युग्मज होते हैं उसमें मिलता है ये। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो सम युग्मज होते हैं वो इसमें मिलता है कैपिटल टी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमारा वो एलील होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर मेंडलवाद के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मेंडलिज्म के बारे में बात करेंगे। मेंडल ने जो अपने नियम दिए, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो मेंडल जो है हमारे जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं, और इन्होंने 7 साल तक जो है ना मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए, यानी पाइसम सेटाइवा पर, जो उद्यान मटर होता है उस पर अपने प्रयोग किए। ठीक है, इन्होंने करीब 1856 से 1863 तक अपने वर्क करते रहे, और फिर 1866 में जाकर इन्होंने अपना वर्क जो है वो पब्लिश कराया किसी पब्लिकेशन में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके जो वर्क था वो किसी ने उसको नोटिस नहीं किया, और 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद में करीब 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, एक थे शीमार्क, एक थे ह्यूगो डे व्रीज, और एक थे कोरेंस। तीनों ने आकर जो है ना इनके जो इनका जो वर्क था उसको रिपब्लिश कराया, और फिर उसके बाद में जो है ना उसको नाम दिया न्यू मेंडलिज्म। मटर के पौधे को ही क्यों चुना उन्होंने? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ कारण थे जिनकी वजह से उन्होंने मटर के पौधे को चुना। सबसे पहला कारण था कि उन्होंने मटर के पौधे को जो चुना, सबसे पहला कारण था कि मटर के पौधे की जो लाइफ साइकिल होती है वो छोटी होती है, कुछ ही महीनों में उसकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। दूसरा कारण था कि मटर के पौधे से, एक पौधे से बहुत सारे सीड्स मिलते हैं, जिससे कि हम बहुत सारे पौधे जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा कारण था, इंपॉर्टेंट कारण, क्योंकि मटर का जो पौधा होता है उसका जो फ्लावर होता है वो फ्लावर बंद होता है एकदम, यानी उसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ठीक है, उसमें केवल सेल्फ फर्टिलाइजेशन या स्व परागण ही हो सकता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन सिर्फ कराते हैं मैनुअली इमेस्कुलेशन के द्वारा। ठीक है, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही होता है, क्रॉस कभी नहीं होता उसमें। तो जिससे ये होता है कि जो प्योर ब्रीडिंग वाले प्लांट्स हैं वो प्योर ब्रीडिंग वाले प्लांट्स मिलते हैं, उसमें कोई भी मिक्सअप नहीं होता किसी का। ठीक है, मिक्सअप कराया जाता है लेकिन वैसा नहीं होता है। तो मेंडल ने जो है ना जो मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे,
तो कारण तो ये था कि मेंडल ने क्यों उसको मटर के पौधे को चुना। अब मेंडल ने उसमें 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे। तो अब हम चलो उसके 7 कंट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। 7 लक्षणों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर हम देखते हैं जो मेंडल ने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे 7, ठीक है, उसकी बात करते हैं यहाँ पर। और 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, तो उनके सभी के 2-2 कैरेक्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आसान बनाने के लिए हम इसको देख सकते हैं, जैसे हमने 7 लक्षण लिए, तो हर पौधे में आप देखते हैं कायिक भाग होता है, कायिक लक्षण होते हैं उसके, और एक जेनेरिक लक्षण होते हैं। कायिक लक्षण में जैसे पौधे की लंबाई आ गई, पौधे का मतलब जो है यहाँ पर ये पौधे की बात करेंगे, जड़ की, तने की बात करेंगे। लेकिन जेनेरिक लक्षण में जो हमारा पुष्प होता है, हम पुष्प की बात करते हैं क्योंकि वो हमारा जनन भाग है, ठीक है, पुष्प का जनन भाग है वो, इसलिए हम उसकी बात करते हैं। तो कायिक लक्षण में यहाँ पर पौधे की लंबाई आ जाएगी, और जेनेरिक लक्षण में जो है यहाँ पर जो पुष्प है, पुष्प आएगा, फिर उसके बाद में जो पुष्प के बाद जो फल बनता है वो आएगा, और जो फल में सीड होते हैं वो आएंगे। तो तरीका लिखने का यहाँ पर बहुत आसान हो जाता है कि सबसे पहले हम लक्षण लिखते हैं पौधे की लंबाई। तो पौधे की लंबाई लिख दें, इसके 2 लक्षण मिलेंगे हमें, एक प्रभावी लक्षण होगा, एक अप्रभावी। प्रभावी लक्षण वो होता है जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई दे जाता है, लेकिन अप्रभावी लक्षण वो होता है जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण क्या है कि इसका जो जीन है, जो ये लक्षण को जो गवर्न कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है, वो जीन काफी हेल्दी है और अच्छी प्रोटीन बनाता है वो, इसलिए उसको प्रभावी कहा गया, ठीक है, वो प्रभाविता दिखाता है अपनी, डोमिनेंट जीन। तो यहाँ पर देखेंगे पौधे की लंबाई, तो पौधे की लंबाई में तो जो 2 तरह के पौधे मिलेंगे, एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे। तो लंबापन जो होता है वो प्रभावी लक्षण है, और जो बौनापन है पौधे का वो अप्रभावी लक्षण है। इसी तरीके से पुष्प का रंग देख लेंगे, यहाँ पर फ्लावर का कलर, तो यहाँ पर 2 कलर के फ्लावर मिलेंगे हमें, एक बैगनी कलर के और एक सफेद कलर के। तो बैगनी कलर कैसा है, इसका प्रभावी लक्षण है, और सफेद कलर कैसा है, अप्रभावी लक्षण है। इसी तरीके से हम पुष्प की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो फ्लावर की स्थिति देख लेंगे। तो फ्लावर की स्थिति जो है, यहाँ पर 2 स्थिति के फ्लावर मिलते हैं, एक अक्षीय फ्लावर होते हैं। अक्षीय फ्लावर का मतलब है कि यहाँ पर जो फ्लावर हैं वो इस तरीके से यहाँ पर ये निकलते हैं साइड से इसके। लेकिन जो शीर्षस्थ फ्लावर होते हैं, शीर्षस्थ फ्लावर बिल्कुल इसके जो इसका टर्मिनल होता है पोर्शन, उस टर्मिनल पर जो है वो फ्लावर लगे होते हैं। तो ये इसका अक्षीय जो है ये प्रभावी लक्षण है, और जो इसका जो शीर्षस्थ है यानी टर्मिनल जो है वो इसका अप्रभावी लक्षण है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फल की, यानी फ्रूट की। तो जो फ्रूट होता है मटर का, उसको बोलते हैं फली। तो फली का रंग देखेंगे यहाँ पर, फली का आकार देखेंगे, ऐसे ही बीज को देखेंगे, फिर उसके बाद में बीज का रंग और बीज का आकार। चलिए, तो फली का रंग देखते हैं। फली का रंग जो है, 2 रंग की फली मिलती है, एक हरे रंग की और एक पीले रंग की। तो जो हरा कलर है फली का वो प्रभावी लक्षण है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो पीला है वो उसका अप्रभावी लक्षण है। अब जो फली का आकार की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रकार की फली मिलेंगे, एक फूली हुई और एक पिचकी हुई, ठीक है। जो फूली हुई फली होती है वो प्रभावी लक्षण है, और जो पिचकी हुई होती है वो उसका अप्रभावी लक्षण है। इसी तरीके से बीज की बात कर लेते हैं, बीज का रंग और बीज का आकार। तो बीज का रंग यानी बीज 2 रंगों के मिलेंगे, एक पीला और एक हरा। पीला कैसा है उसका यहाँ पर प्रभावी लक्षण है, और हरा कैसा है अप्रभावी लक्षण। इसी तरीके से बीज का आकार हो गया, तो बीज का आकार जो होता है वो 2 आकार के मिलेंगे, एक गोल होगा, ठीक है, एक यहाँ पर गोल बीज होगा, और एक होगा झुर्रीदार, ठीक है, एक होगा यहाँ पर झुर्रीदार। तो जो गोल बीज होता है वो उसका प्रभावी लक्षण है, और जो झुर्रीदार होता है, जो रिंकल्स बीज सीड होते हैं, वो उसका रेसेसिव करेक्टर या फिर अप्रभावी लक्षण होता है।